नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन में इसी सीरीज़ में आपका अगला वीडियो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इस सीरीज़ में आप देखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से आपका हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट इसका आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अदर का आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पूरी बातें इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हर एक चीज़ आपकी इसमें क्लियर होगी। आप इसको ध्यान से देखें। बात कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो ये 1897 से शुरू होता है और 1941 में ख़त्म हो जाता है। लगभग 44 साल ये चला था। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में ये एक संगठित किसान आंदोलन था और जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन थे उन सभी की शुरुआत जो ये मेवाड़ का बिजोलिया ठिकाना होता है, भीलवाड़ा जिला के अंदर है ये, उसको जाता है। अब बात कर लेते हैं ये जो ठिकाना था बिजोलिया, इसके संस्थापक कौन थे। इसका संस्थापक राव अशोक परमार था और ये भरतपुर रियासत का जो जगनेर, जो आजकल यूपी के अंदर है, वहाँ का रहने वाला था। इसने 1527 में बाबर के खिलाफ जो राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था उसके अंदर राणा सांगा की तरफ से हिस्सा लिया और भारी वीरता दिखाई। इस चीज़ से प्रसन्न होकर राणा सांगा उसको ऊपर माल की जागीर देते हैं तथा वह इस जागीर का सरदार मुकाम था। और बात कर लेते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में कि इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो धाकड़ जाति के थे। वे अपने मेहनत और दक्षता के लिए बहुत ही फेमस थे और वे एक जाति के रूप में पूरी तरह से संगठित थे और पंचायत व्यवस्था के अंदर उनका पूरा विश्वास था। अगला अपना पॉइंट है राव केशव दास। हालांकि इस समय के आसपास यानी 1800-1900 के आसपास मराठी भी उत्तर भारत में अपने पैर जमा चुके थे और वो बिजोलिया ठिकाने पर आकर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो राव केशव दास क्या होता है कि बिजोलिया जो आंदोलन है इससे पहले इस एरिया को मराठों के आक्रमण से मुक्त करवाता है। उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया था, उनसे मुक्त करवाता है और यहाँ के जो किसान होते हैं उनको पूरी तरह से सहयोग देते हैं। और ये जो परिस्थितियाँ थी राव गोविंद दास के समय तक चलती रहती है। 1894 में राव गोविंद दास मर जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह यहाँ के जागीरदार बनते हैं। और ये जो राव किशन सिंह थे ये बहुत फेमस थे जमींदारों के ऊपर, मतलब किसानों के ऊपर कह सकते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा लाग बाग बंग बैराठ आदि ये लगाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। ये क्या करते हैं देखेंगे। इन्होंने सबसे पहला जो ऑर्डर निकाला वो ये निकाला था कि भाई किसानों से ज़्यादा लगान या कर वसूली की जाए। और इन्होंने इस समय 84 प्रकार की लाग बाग और बठ बैगार लगा दी थी। इस प्रकार इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार भारी संख्या के अंदर लाग बाग और भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह पद्धति थी। यानी अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों होता है, तो इसका जो मेन रीज़न हुआ यही होता है कि जो भारी लगान थी और जो लाग बाग थी उसकी वजह से आंदोलन बनता था। ठीक है। और ये जो कोई क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है, मेन तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट होता है कि भाई जो लाग बाग होता है या जो भारी लगान होती थी उसको मापने की जो पद्धतियाँ थी वो थी लाटा एवं कुंता। ठीक है। और ये जो पद्धतियाँ थी इनकी वजह से आधी से ज़्यादा जो उपज होती थी वो जमींदारों के पास चली जाती थी। और 1895 में किसानों ने जो जमींदारों द्वारा लगाए गए कर थे उनके खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया। इसके बाद क्या होता है कि 1897 में जो बिजोलिया के ज़्यादातर किसान थे, गंगाराम धाकड़ नाम का एक किसान होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके भोज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो गिरधारीपुरा गाँव में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर एक साधु संत होते हैं सीताराम दास, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। उनको इस बात के लिए मनाते हैं कि तुम्हें इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो वहाँ पर सारे किसान इकट्ठा होकर 2 लोगों को वहाँ पर भेजते हैं उदयपुर महाराणा के पास। एक का नाम होता है नानक जी पटेल, दूसरा होता है ठाकरी पटेल। वे महाराणा से शिकायत करने जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, महाराणा उनकी बात सुनकर के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जांच अधिकारी जिसका नाम हामिद हुसैन होता है वो उनको बिजोलिया भेजता है। जांच अधिकारी वहाँ जाता है, जांच करता है और वो ये देखता है कि भाई किसानों की जो बातें थी, मांगे थी, यानी वो आंदोलन था वो एकदम ठीक था। हालांकि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस बात को लेकर के राव कृष्ण जो होता है या किशन सिंह होता है, दोनों एक ही नाम है, उसके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वह जो उदयपुर जाने वाले जो 2 लोग होते हैं नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल, उनको सज़ा देता है। और ये सज़ा देने के बाद लोगों के अंदर ये मैसेज जाता है कि भाई यदि हम जागीरदारों के खिलाफ जाएंगे तो कुछ नहीं आनी जानी, मतलब कुछ नहीं होगा। और उनका ये जो पहला प्रयास था, पहली कोशिश थी, वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, 1930 में राव किशन सिंह जो होता है ऊपरमाल की जो जनता होता है उसके ऊपर एक लाग लगा देता है जिसको चौरी लाग कहते हैं। इस लाग के अंदर क्या था, कोई भी किसान था या कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री की यदि शादी करे तो उसको 5 रुपये चौरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे। और ये ठिकाना कौन सा था, आपका बिजोलिया। ठीक है। और इस बात को लेकर के किसान सारे इकट्ठे होकर जो जागीरदार होता है उसको चेतावनी देते हैं, यदि इस चीज़ को नहीं हटाया गया तो वो ज़मीन पर खेती नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
तो इस बात को लेकर क्या करता है जागीरदार, वो जो दर होती है लगान की उसको आधे से ज़्यादा घटाकर 2/5 भाग लेने की बात की घोषणा कर देता है। इस बात से उनको थोड़ी सी आशातीत सफलता यानी आंशिक सफलता मिलती है, और यही एक बात थी जिसकी वजह से आगे वाले किसान आंदोलन हुए। यानी ये कह सकते हैं कि बिजोलिया के बाद ऐसी कौन सी बात थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आगे के किसान आंदोलन हुए। तो ये बात थी जब पूरी लाग थी उसको घटा करके 2/5 भाग कर देते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होता है, 1906 में राव किशन सिंह होता है, वो बिना संतान के मर जाता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी सिंह कामा नाम की जगह से आकर के नए जागीरदार बनते हैं। और मेवाड़ की नई जो परंपरा होती है उसके अनुसार क्या था कि ये जो नए जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, इसको उत्तराधिकार शुल्क देना होता था, जिसको हम तलवार बंधाई कहते हैं। ठीक है, तो इसने ये सारा जो बोझ होता है जनता पर लाद दिया जाता है इसके द्वारा। और इस ये जो एक काम करता है वो सबसे अच्छा काम ये करता है कि जो ये जागीरदार किशन सिंह जो था उसने जितनी भी रियायतें थी मतलब वो ख़त्म कर देता है। इसको अच्छा काम नहीं कहेंगे, मैं कहना ये चाहता था कि हालांकि किशन सिंह जो बहुत सारा बोझ जनता के ऊपर लाद रखा था, लेकिन फिर भी इसने कुछ रियायतें जनता को दे रखी थी, वो रियायतें ये पृथ्वी सिंह ख़त्म कर देता है। और जो किसान होते हैं उन्होंने सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव नाम के व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर इनकी नीतियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। 1913 के अंदर क्या होता है कि ऊपर माल का जो क्षेत्र होता है उसको पड़त रखा गया, अलग रखा गया, यानी कोई भी लगान नहीं दिया गया। इसके खिलाफ राव जो होते हैं बिल्कुल डिप्रेशन यानी दमनात्मक की नीति अपनाते हैं। ठीक है, वह फतेहकरण में ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। और जो साधु सीताराम दास था उनके लाइब्रेरी में नौकरी करता था, राज्य के लाइब्रेरी में, उसको भी वो निकाल देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि साधु सीताराम अपने जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, सहयोगी थी, उनके साथ एक संघ की स्थापना करता है जिसका नाम होता है मित्र मंडल। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है लोगों के अंदर जन जागृति को फैलाना। इसके बाद क्या होता है कि 1914 के अंदर जो पृथ्वी सिंह होता है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका कम उम्र का बेटा जिसका नाम केसरी सिंह होता है वो इसकी जगह पे जागीरदार बनता है। ठीक है, और चूंकि ये कम उम्र का होता है इसलिए जो सरकार होती है, इसी समय ब्रिटिश सरकार भी रहती है, उसने इस ठिकाने के ऊपर 2 लोगों को बैठा दिया जाता है जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहते हैं, यानी मुंसमरात इसको कहते हैं। इसके अंदर 2 लोगों की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है, एक तो अमर सिंह राणावत जो मुस्लिम होता है, दूसरा डूंगर सिंह भाटी जो नायब मुस्लिम होता है। और इस समय के अंदर जो मेवाड़ सरकार होती है वो किसानों को थोड़ी बहुत छूट प्रदान करती है, क्योंकि इस समय आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगे थे। लेकिन ठिकाने के जितने भी कर्मचारी थे, राजकीय सेवा के अंदर जो लोग थे, वो क्या करते हैं, सारा लाभ खुद ले लेते हैं और किसानों तक कोई भी सेवा को पहुंचने नहीं देते। इसके बाद क्या होता है कि पहला युद्ध आ जाता है, और प्रत्येक जागीरदार के लिए ये ज़रूरी था एक नोटिस के द्वारा कि भाई प्रत्येक जागीरदार को सरकार के कोष में युद्ध के नाम का फंड जमा करवाना होता है। तो ये हालांकि किया तो युद्ध लड़ने के लिए था, लेकिन इसका सीधा सीधा असर किसानों के ऊपर जाता है, क्योंकि जागीरदारों के ऊपर ये बोझ आया तो जागीरदारों ने इसको किसानों के ऊपर डाल दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समय आ जाता है 1916 का। 1916 में क्या होता है कि विजय सिंह पथिक नाम का एक नया नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन को मिल जाता है। अब हम विजय सिंह पथिक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर बनते हैं, वो देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहला इसका होता है, क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति की भूमिका इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपका आंसर हो जाता है इसका धाकड़ जाति। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा आंदोलन था जो पूरी तरह से अहिंसात्मक था, जिसमें लड़ाई दंगे प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका यही था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो शुरुआत में बताया था 1897 से 1941 तक, यानी 44 साल। और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये थी समाचार पत्र था प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये कानपुर से निकलता था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, अशोक परमार था। ठीक है, और सबसे पहले इसकी एक बात और कर लेते हैं कि कितने प्रकार की लागतें यानी लाग बाग बैग और बैराठें थी, तो 84 प्रकार की। कृष्ण सिंह के बारे में बात कर लेते हैं तो इसने ऊपर माल की जनता के ऊपर चौरी लागत लगाई। और राव पृथ्वी सिंह इसके बाद जो आता है उसने तलवार बंदे की लागत लगाई। इसने क्या किया, जो कृष्ण सिंह ने जितनी भी रियायतें जनता को दे रखी थी इसने वो हटा दी। इसके बाद क्या होता है कि राजपूताना का जो एजीजी होता है हॉलैंड, वो खुद 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आता है और वहाँ पर किसानों का प्रतिनिधित्व और राजस्थान सेवा संघ ने किया, जिसका मुख्यालय वर्धा के अंदर होता है। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन होता है इसका तीसरा चरण के अंदर क्या होता है कि जो मेवाड़ की जो बंदोबस्त का अधिकारी था जीसी ट्रेंच, उनकी प्रेसिडेंसी में अध्यक्षता में एक बार फिर से जांच आयोग का नियुक्त किया जाना होता है। आगे देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की क्या भूमिका थी। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं 1916 में। इनका पूरा नाम था भूप सिंह था, ये कई बार पूछा गया है, छोटे एग्जाम्स के अंदर तो पूछा गया, एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि भाई विजय सिंह पथिक का नाम क्या था। मूल नाम था भूप सिंह था। 1873 में बुलंदशहर के गुठावल गांव में इनका जन्म होता है
और 1907 में ये रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में भी आते हैं। सुभाष चंद्र बोस इनको इस क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के जो ठाकुर होते हैं गोपाल सिंह, उनके पास भेज देते हैं, ठीक है। परंतु क्रांति की जो योजना होती है वो असफल हो जाती है, तो चारों तरफ क्रांतिकारी पकड़े जाने लगते हैं तथा भूप सिंह यानी अपने इस विजय सिंह को पकड़कर टौड़गढ़ के किले के अंदर कैद कर लिया जाता है। यहाँ से वो भाग जाते हैं और अपना नाम बदल लेते हैं, तब इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने कांकरोली गांव के पास में एक पाठशाला की स्थापना की और यहीं पर ये डूंगर सिंह भाटी तथा केसरी सिंह बारठ के दामाद ईश्वर सिंह ओसिया के संपर्क में आए। ये डूंगर सिंह भाटी वही होता है जो पहले बिजोलिया आंदोलन से संबंधित होते हैं, बताया था। इसके बाद ये चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं, वहाँ पर ओछड़ी गांव में रहने लग जाते हैं और वहाँ पर हरिभाई किंकर के साथ विद्या प्रचारणी सभा का गठन करते हैं। इसके बाद ये इसी सभा के वार्षिक अधिवेशन में बिजोलिया से साधु सीताराम दास वहाँ पर आते हैं, उनसे ये मिलते हैं तथा बिजोलिया ठिकाने के अत्याचार होते हैं उसके बारे में साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को बताते हैं तथा और उनको आंदोलन में आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक को निमंत्रण किसने दिया, तो ये आपका दिया था साधु सीताराम दास ने, जो कि विद्या प्रचारणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। और 1916 में ही साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं और पंचायतों के माध्यम से किसानों का संगठित करने के लिए कहते हैं तथा जितने भी युद्ध कोष होते हैं जो अलग अलग जागीरदारों ने बना रखे थे उनमें धन देने के लिए मना करते हैं लोगों से, किसानों से। उसके बाद अगले साल 1917 के अंदर क्या होता है, हरियाली तीज यानी अमावस्या के दिन बैरीसाल के बास के गाँव के पास ये किसानों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने। कब की, 1917 में। दिन कौन सा था, हरियाली अमावस्या। कहाँ की, बैरीसाल के बास के गांव के पास। तथा वहाँ पर मुन्ना डी पटेल को इसका सरपंच बना देते हैं और बिजोलिया के किसान आंदोलन को संगठित एक रूप प्रदान कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, बिजोलिया के किसान जब पहले युष्यबंद में चंदा वसूली जो किसानों से की जाती थी उसकी वजह से क्या होता है कि सभी किसान भड़क उठते हैं और वो इसका सप्रेशन यानी दमन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आंदोलन का रूप बड़ा होता जाता है। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी भी इससे जुड़ते हैं और ये आगे भी आएंगे। जो माणिक्यलाल वर्मा है, रामनारायण चौधरी हैं, ये मिलकर के विजय सिंह पथिक के साथ बहुत सारी पत्रिकाएं, समाचार पत्र इनके संपादक बनते हैं, उनमें कोष देते हैं, यानी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में भी ये बहुत बड़ा हिस्सा लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं उनको एक पत्र लिखते हैं और इस आंदोलन के बारे में बताते हैं तथा महाराणा के जो अपने जो ये मेवाड़ के महाराणा थे उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सारे जो ऊपरमाल में सत्याग्रह, क्रांति, जितने भी प्रोटेस्ट, दंगे हो रखे थे उनके गीत गूंजने लगते हैं, मतलब उसकी आवाज़ दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचती है कि भाई यहाँ भी ऐसा हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो माणिक्यलाल वर्मा होते हैं इन्होंने पंछड़ा गीत गाया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि पंछड़ा गीत पहली बात तो लिखा किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने गाया। दूसरी बात, इसका यूज कब किया गया, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। और उसके बाद विजय सिंह पथिक जो होता है, समाचार पत्र जो प्रताप समाचार पत्र होता है गणेश शंकर विद्यार्थी का, उसके माध्यम से लोगों को इसके बारे में बताते हैं, आंदोलन के बारे में। और 1918 के अंदर जो विजय सिंह पथिक होती है महात्मा गांधी के पास इसकी जानकारी देते हैं तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में वे बुलाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो महात्मा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं जिनका नाम होता है महादेव देसाई, उनको ऊपरमाल के किसानों की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं जो कि विजय सिंह पथिक गांधी को बताते हैं, उस बात की जांच करने के लिए भेजते हैं बिजोलिया। और इसके बाद वे आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। उदयपुर की जो राज्य सरकार थी, राज्य की सरकार थी, उसने अप्रैल 1919 में किसानों की मांगों के लिए जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग के अंदर ठाकुर अमर सिंह थे, ये वही अमर सिंह थे जब पृथ्वी सिंह मर जाता है तो उसका बेटा जो केसरी जो एक सिंह बनता है, तो उसके लिए जब दो लोगों की नियुक्ति करते हैं उनमें से ये एक होता है ठाकुर अमर सिंह और दूसरा ये होता है अफजल अली जो कि जज होता है, तीसरा होता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जो मंडलगढ़ का हाकिम था, ये वो सदस्य थे इस जांच आयोग के। तथा इस जांच आयोग ने क्या किया, विभिन्न जो लाग बाग थी, बैराट थी, उनको समाप्त करने की अनुशंसा की, अपनी सिफारिश की, परंतु मेवाड़ राज्य ठीक उसी प्रकार से पेश आता है जैसे कि पहले आयोग होता है, मतलब इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद क्या होता है कि दिसंबर की बात आती है 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं विजय सिंह पथिक और वहाँ पर बिजोलिया के मुद्दे को उठाते हैं तथा बाल गंगाधर तिलक होते हैं, उन्होंने इसका प्रस्ताव पेश किया तथा केलकर ने इसका समर्थन किया, लेकिन गांधी जी व मदन मोहन मालवीय इस बात का विरोध करते हैं और यहाँ पर आंदोलन फेल हो जाता है।
देखिए गांधी जी यहाँ पर इस आंदोलन का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग या किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इसके बाद क्या होता है, विजय सिंह पथिक होता है इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन बनाना चाहते थे तथा इसको बताना भी चाहते थे लोगों को कि भाई ये क्या बात है, इसीलिए वो इनको आमंत्रित भी करते हैं तथा इस मुद्दे को उन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा के माध्यम से उठाते हैं तथा वे भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है उनके द्वारा। लेकिन महाराणा किसी बाहर की एजेंसी को बिजोलिया के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तुरंत एक और जांच आयोग के गठन की घोषणा की। इस जांच आयोग के अंदर ठाकुर राज सिंह जो कि बेदला से थे, रमाकांत मालवीय जो कि महेंद्र राज सभा के मुखिया यानी प्रधान थे और तख्त सिंह मेहता इस बात के सदस्य थे। ये आयोग बिजोलिया नहीं माना गया तथा इसने किसान पंचायत को अपना प्रतिनिधिमंडल उदयपुर भेजने को कहा। इससे क्या होता है कि ये जो कमीशन होता है इसके सामने माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आता है जो कि उदयपुर के अंदर किसानों का अपनी मांग रखता है, पक्ष रखता है कि भाई किसानों की क्या क्या बातें थी, क्या क्या नहीं थी। यह आंदोलन तो भाई महात्मा गांधी की वजह से और मदन मोहन मालवीय की वजह से फेल हो गया था। इसके बाद एक और आंदोलन आता है जिसके अंदर 15 सदस्य होते हैं और उदयपुर के अंदर किसानों की बातें होती हैं, उनका पक्ष रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, आयोग जो होता है राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि भाई किसानों से जितनी भी ली जा रही जो लाग बाग बैराटे हैं जो कि पूरी तरह से अवैधानिक हैं, मतलब नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, इनको ख़त्म किया जाए। तथा इसी समय मदन मोहन मालवीय भी महाराणा से मिलते हैं। लेकिन महाराणा ने न तो आयोग की न ही मालवीय जी की किसी भी परामर्श को स्वीकार किया, न ही किसी भी बात को माना। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। ब्रिटिश सरकार वो क्या होती है कि जो आंदोलन की जो क्षमता होती है यानी आंदोलन की तुलना करती है रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति भी तो 1917 में होती है, उससे उसकी तुलना करती है तथा इसको दबाने का प्रयास करती है। वो ये कहती है यदि हम यहाँ पर हैं तो हमारे सामने लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये बाद में पूरे देश में विश्वव्यापी आंदोलन बनेगा और हम हर तरफ से प्रेशर में दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो विश्व युद्ध का प्रेशर है, दूसरा यहाँ हो जाएगा। तो उसके बाद 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहाँ पर विजय सिंह पथिक जी, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा तथा किंकर जी बिजोलिया सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी से मिलते हैं। जब 1920 में क्या होता है, कांग्रेस होती है, उसने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तब बिजोलिया आंदोलन की उग्रता को देखते हुए, उसकी हिंसा को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर जो एजीजी हॉलैंड होते हैं 4 फरवरी 1922 को स्वयं बिजोलिया आते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तथा इनके सामने जो किसानों का पक्ष होता है वो राजस्थान सेवा संघ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो रखते हैं। और कौन कौन प्रतिनिधि थे पहले बताया था, मोतीलाल पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। जो एजीजी हॉलैंड था उसके प्रयासों से ठिकाना कौन सा, अपना बिजोलिया। तथा किसानों के मध्य एक समझौता होता जो 11 फरवरी 1922 का होता है। इसके अंदर जो अधिकांश लाग बाग बैराट थी वो हटा दी जाती हैं तथा जितने भी अरेस्ट होते हैं लोग उनको छोड़ दिया जाता है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी विजय होती है। परंतु ये समझौता पूरी तरह से स्थायी नहीं था, क्योंकि लाग बाग दोबारा बढ़ने लगी, लोग बदलने लगे तो लाग बाग बढ़ने लगी, क्योंकि सारा खेल जमींदारों का, जागीरदारों का था। सरकार का इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। 1923 में बिजोलिया के जो राव होते हैं जब उनकी शादी होती है तो किसानों से उसने बेगार लेनी चाहिए। किसानों से बेगार देने से मना किया, परंतु क्या होता है कि बैड लक की वजह से 1923 से 26 तक अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि होती है। उसकी वजह से फसलें खराब होती हैं, तो किसानों की जो दशा होती है बहुत ही खराब हो जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो होती है ट्रेंच को मेवाड़ में स्थायी बंदोबस्त के लिए भेजती है। स्थायी बंदोबस्त वो वाला नहीं जो स्थायी बंदोबस्त नाम से अंग्रेजों ने शुरू किया था, मतलब ये जो मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने के लोग थे उनके लिए स्थायी बंदोबस्त करना चाहती थी, वो उसके लिए भेजते हैं। तो 1927 में बिजोलिया के अंदर ट्रेंच आते हैं तथा उसने बारानी भूमि का लगान अधिक तथा पीवल भूमि का लगान कम किया। बारान भूमि जो होती है वर्षा आधारित होती है। इस पर विचार के लिए मार्च के अंदर 1927 में किसान पंचायत बुलाई जाती है। रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर हाजिर होते हैं तथा अंतिम निर्णय विजय सिंह पथिक पर वो छोड़ देते हैं। तो पथिक जी क्या करते हैं, बारानी भूमि को छोड़ने की सलाह उनको देते हैं किसानों को। इस पर ठिकाने ने भूमि को नई राजस्व दर पर अन्य किसानों को दे दिया। जब किसान उस ज़मीन को छोड़ते हैं तब क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसको अन्य किसानों को ज़मीन दे देती है तथा इसका नैतिक दायित्व भी पथिक जी ने लिया। किसान सभा से उसने त्यागपत्र दे दिया। तब इस समय आंदोलन के मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से इस्तीफा कब दिया, 1927 में। उनके बाद इसकी कुर्सी कौन संभालते हैं, नेतृत्व कौन संभालता है, माणिक्यलाल वर्मा। इसी बात पर जो माणिक्यलाल वर्मा है सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय से वो मिलते हैं तथा उनका नेतृत्व स्वीकार करने की वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो जमनालाल बजाज होते हैं वह पथिक व रामनारायण चौधरी को आंदोलन से अलग कर दिया।
मतलब जमनालाल बजाज क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी को आंदोलन से अलग कर देते हैं तथा स्वयं की ओर से हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन की बागडोर सौंप देते हैं। यानी अब आंदोलन पूरी तरह से 1927 के बाद हरिभाऊ उपाध्याय के पास आ जाता है, वो इसका नेतृत्वकर्ता बनते हैं। तथा बिजोलिया आंदोलन का जो पटापेक्ष होता है 1941 में होता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तथा ये महाराणा नहीं चाहते थे कि बिजोलिया आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ जाए, इसलिए इसको ख़त्म करना जरूरी था। किसको भाई, ये जो बिजोलिया आंदोलन था इसको। इसके बाद क्या होता है कि भाई मेवाड़ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं सर टी विजय राघवाचार्य, उन्होंने क्या किया, जो राजस्व विभाग के एक मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उनको समस्या के पूरी तरह से समाधान के लिए वो बिजोलिया भेजते हैं। वहाँ पर वर्मा जी के नेतृत्व में किसानों की मांगें वो मान लेते हैं तथा उनकी ज़मीनें वापस दे देते हैं। और ये माणिक्यलाल वर्मा जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ज़मीनें वापस कौन सी देते हैं, जो बारानी वाली ज़मीन किसाने जो मतलब उसके ऊपर कर नहीं देना चाहते थे, विजय सिंह जी के कहने पर वो छोड़ देते हैं और जो दूसरे किसानों को मिल जाते हैं, वो ज़मीनें उन्हीं लोगों को वापस मिलते हैं। और ये आंदोलन भारत का सबसे पहला बड़ा और शक्तिशाली आंदोलन था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि भाई सबसे पहला अहिंसात्मक ये आंदोलन था। तो आज के लिए धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि आपका एक भी पॉइंट मिसमैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने जो भी बुक पढ़ी हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ते हो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसके अंदर ये स्टेबल होता है, आप देखेंगे कि इतना कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप कहीं नहीं देखेंगे। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर ये सेम वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।